सर, आपने मेरे आर्टिकल को इतना ज्यादा एडिट कर दिया है कि अब इसमें कोई सच्चाई नहीं बची। सर प्लीज, आप वापस सब कुछ रिटेन कीजिए। अनन्या, हम इतना कंट्रोवर्शियल न्यूज नहीं पब्लिश कर सकते। देखो, डिजिटल स्पेस में हम एक छोटी सी कंपनी है और यहाँ सरवाइव करने के लिए हमें कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ेंगे। सर, कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन आप तो झूठ को चलाने के लिए सच को वीडियो में बांधना चाहते हैं। अनन्या, ये क्रांति का नहीं, भ्रांति का दौर है। और फिर सच झूठ तो नमक हल्दी की तरह है, और सादा खाने वाले तो आजकल न्यूज देखते नहीं, और मसाले के बिना अपनी दुकान। सर, आप चलाइए अपनी दुकान, लेकिन मैं अपनी आवाज को नहीं दबा सकती। आज सच अपनी बेचारगी पे रो रहा है और झूठ की रौनक मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होती। एक सच्चे जर्नलिस्ट के शब्दों पे, उसकी आवाज पे अगर पाबंदियां लगा दी जाए तो नुकसान पूरी मानव जाति को होता है। इसीलिए चाहती हूँ पहले मैं इन अंधेरों से निकलूं, शायद तभी मैं उजाला ला पाऊंगी। कोई है? हेलो, कोई है? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गलत देखते हैं, दिल में खलबली होती होगी पर चुप बैठते हैं, दूसरे वो जो गलत को गलत कहने से डरते नहीं। अनन्या एक ऐसी लड़की थी, उभरती हुई जर्नलिस्ट। लेकिन ये कहानी सिर्फ अनन्या की नहीं है, उस एक छोटी सी बच्ची की भी है जिस जैसे न जाने कितने बच्चे हमें आसपास हमारे आमतौर पे दिखते हैं। हमें उनसे सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है, लगता है कि हाँ उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, पर उस गलत को सही करने के लिए हम कुछ नहीं करते। सर, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन नेबर्स का कहना है ये घर हमेशा बंद रहता था। अगर ये घर बंद रहता था तो फिर ये लड़की यहाँ कैसे है? सर, मैंने मकान मालिक को बुलवा लिया है। सर, मुझे नहीं पता है लड़की कौन है, और 2 दिन पहले मैंने ये घर किराए पे दिया था। किसको किराए पे दिया? राम बहादुर नाम है सर उसका। फोन लगा इस राम बहादुर को। जी जी सर। सर, फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, इसका फोन नंबर और रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दो हमको। सर, एक्चुअली एग्रीमेंट तो बना ही नहीं था सर। क्यों? सिर्फ डील हुई थी। मकान पसंद आया सचिन जी? थैंक यू। ये लीजिए 3 महीने का रेंट एडवांस। अरे थैंक यू वेरी मच। जी जी, एग्रीमेंट के लिए आपके आधार और पैन कार्ड की कॉपी दीजिए मुझे। जरूर जरूर। पर क्या है ना कि मेरे आधार कार्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत छप गया था, उसको ठीक करने की अर्जी दी हुई है मैंने। 3-4 दिन में आ जाएगा, फिर उसके बाद एग्रीमेंट कर लेंगे। जब तक मैं रहने आ जाता हूँ। बिना एग्रीमेंट के, बिना पुलिस एनओसी के अपना घर एक अनजान आदमी को रेंट पे दे दिया, अब उसका नंबर नहीं लग रहा है। सर, मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो गलत आदमी होगा। वो कहाँ का रहने वाला था? उसने कुछ एड्रेस दिया था अपना? पता है उसका आपके पास? सर, एड्रेस तो नहीं है, लेकिन उसने कहा था कि वो यूपी का रहने वाला है। यूपी में कहाँ? वो सर नहीं पता मुझे। पता करो राम बहादुर कहाँ पर है, और इस मकान मालिक सचिन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है ये सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर हो। और इस लड़की की पहचान पता करो। जी सर। सर, यहाँ पे स्कूटी खड़ी है, मैंने आसपास लोगों से पता किया है, ये किसी की भी नहीं है। सर, हो सकता है इसी लड़की की। देखिए, चेक करो। कुछ नहीं है सर। MS-12, ये तो पुणे का नंबर है। पुणे RTO से कांटेक्ट करो, पता करो ये स्कूटी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ओके सर। सर, सचिन ने जो हमें राम बहादुर का नंबर दिया था, वो नंबर तो फेक आईडी का निकला। इसका मतलब सचिन ने गलत आदमी को अपना घर रेंट पे दिया था। उसने एग्रीमेंट के लिए 2-3 दिन की मोहलत मांगी और तीसरे दिन उसके घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सर, वो स्कूटी जो हमें उस घर के बाहर मिली थी, वो उसी लड़की की थी जिसकी ब्लास्ट में मौत हुई थी। रजिस्ट्रेशन पेपर पर लड़की का नाम अनन्या मूले लिखा है। पुणे के भाकरवाड़ी का एड्रेस है। उस लड़की के पुणे के एड्रेस पे जाओ
मकान मालिक सचिन से राम बहादुर का स्केच बनवाओ। हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो आदमी है कौन। यस सर। है कौन ये बच्ची? मालूम नहीं सर, इस आदमी ने बताया कि ये यहाँ भीख मांगा करती थी। सर मुझे कह रही थी बच्ची, इसका परिवार कहाँ है? सर मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन लड़की को कई बार यहाँ भीख मांगते हुए देखा हूँ। अभिषेक, पता करो ये बच्ची कौन है, इसका कोई अपना है या फिर अनाथ है। ओके सर। रचना बेटा, ऐसा नहीं है कि तेरी माँ और तेरी नानी को मेरी फिक्र नहीं है। क्या कर रही है बदमाश? नानी माँ मेरी एक्टिंग कर रही थी। नानी माँ, हाँ? मैं सोच रही हूँ कि आपका बुढ़ापा मैं ले लूँ और मेरा बचपना आपको दे दूँ। एक्सक्यूज मी मैम, उसने राम बहादुर का ये स्केच रेडी किया। उसका कहना है कि राम बहादुर ऐसे ही दिखता था। सर लड़की आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन उसका सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसकी बॉडी पर कई बर्न मार्क्स भी और उसके वाउंड्स में स्टील और आयरन के टुकड़े भी गड़े हुए मिले। और उसके अलावा उसकी बॉडी पर कई पुराने घावों के निशान भी हैं, जिन्हें देख के लगता है कि बच्ची को काफी पीटा जाता होगा। पुलिस स्टेशन के कोई साइन? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो बेटा। तो ये बच्ची भीख मांगा करती थी। हो सकता है कि इससे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती और ना मांगने पर इसे मारा पीटा जाता हो, इसीलिए इसके शरीर पे पुराने घाव के निशान हैं। सर मैं ऐसे गिरोहों का पता करता हूँ जो बच्चों से भीख मंगवाने का काम करते हैं। लेकिन हमें ये भी पता करना होगा कि बच्ची के साथ अभी क्या हुआ है, जो उसकी बॉडी पर बर्न मार्क्स और उसके घावों में आयरन और स्टील के टुकड़े मिले हैं। सर, अनन्या पुणे के भाखरवाड़ी में अकेली रहती थी। यहाँ आसपास उसकी फैमिली के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और सर ना ही किसी ने यहाँ पे राम बहादुर के स्केच को आइडेंटिफाई किया है। उसके घर की तलाशी लो, हो सकता है राम बहादुर से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए। और ये भी पता करो कि अनन्या पुणे से यहाँ मुंबई क्यों आई थी। सर पड़ोसियों से पता चला कि अनन्या nationsvoice.com के वेब पोर्टल पे एक प्रेस रिपोर्टर थी। अनन्या से जुड़ी हर एक बात पता करो। जी सर। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची के शरीर पे जो बर्न मार्क्स हैं वो 15 से 18 घंटे पहले है। और वो जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था वो भी कोई 15 से 16 घंटे पहले हुआ था। और सर वो बच्ची हमें जहाँ मिली थी वहां से ब्लास्ट की लोकेशन लगभग आधा किलोमीटर ही दूर है। और फोरेंसिक वालों का कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट में आयरन के छोटे छोटे टुकड़े फ्लाई करते हैं। वो बच्ची जहां जहां भीख मांगती थी, पता करो, शायद वहां पे उस बच्ची को कोई पहचानता हो। ओके सर। रुको रुको, हेलो, मैम अनन्या यहाँ काम जरूर करती थी, लेकिन कुछ महीनों पहले उसने जॉब छोड़ दी थी। अनन्या की डेथ हो गई है और जिस आदमी ने उस घर को किराए पे लिया था वो ये है। क्या आप जानते हैं इसे? नहीं मैम। अनन्या की फैमिली में कौन कौन था? मैम एक्चुअली उसकी कोई फैमिली नहीं थी, अनाथ थी वो, अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। लेकिन जर्नलिज्म को लेकर काफी एम्बिशियस थी और पैशनेट थी, और सोशल मीडिया पर भी उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी। आज मेरी सोशल मीडिया चैनल के पूरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। काफी दिलखुश लड़की थी मैम, हम सबको अपना परिवार मानती थी। अगर अनन्या आप लोगों को अपना परिवार मानती थी तो उसने यहाँ पे जॉब क्यों छोड़ दी? एक्चुअली मैम उसने अपना एक ब्लॉग शुरू किया था, रेज इनर वॉइस के नाम से। तो वो अपना पूरा टाइम उस ब्लॉग को देना चाहती थी, इसीलिए उसने जॉब छोड़ दी। माना अनन्या की कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन उसका कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड? अरे अनन्या, तुम घर नहीं गई अभी तक काम कर रही हो? सर मेरा घर बहुत बोरिंग है, वैसे भी घर जाके मुझे सो ही जाना है ना, तो सोचा थोड़ा और काम कर लेती हूँ। अच्छा, आप इस बच्ची को जानते हैं? नहीं मैम। सर अनन्या पुणे से मुंबई किस कारण से आई थी उसका तो कोई क्लू नहीं मिला,
लेकिन सर अनन्या के घर से हमें कुछ पेपर्स मिले और उन पेपर्स पे मुंबई की कुछ एड्रेसेस लिखे थे। लेकिन सर जब मैंने इन एड्रेसेस को वेरीफाई किया तो पता चला कि ऐसे कोई एड्रेसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन अनन्या मुंबई के फेक एड्रेस लिखकर अपने पास क्यों रखेगी? सर यही चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। सर वो रेज इन अ वॉइस नाम से एक न्यूज ब्लॉग चला रही थी, हो सकता है वो मुंबई कुछ इन्वेस्टिगेट करने आई हो। अनन्या के सोशल मीडिया से उसके आर्टिकल, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया हैंडल सब कुछ अच्छे से स्कैन करो। और हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो बच्ची कौन है। उस बच्ची से बात करने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं, शायद उस बच्ची से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। मेगामी सर, सर दहसर पुलिस ने हमसे कांटेक्ट किया था। 2 दिन पहले उन्हें उनके एरिया में एक लाश मिली। सर किलर ने कोई क्लू नहीं छोड़ा है और ना ही पुलिस को राम बहादुर की बॉडी के पास से कुछ मिला है। लेकिन सर सचिन ने हमें जो राम बहादुर का नंबर दिया था, मैंने उसकी कॉल डिटेल्स चेक किए, उससे लास्ट कॉल अनन्या को किया गया था। पूना की रहने वाली अनन्या यहाँ मुंबई में राम बहादुर के घर में मारी जाती है सिलेंडर ब्लास्ट में। राम बहादुर के उसी घर में जो उसने 3-4 दिन पहले ही रेंट पे लिया था, वो भी बिना डॉक्यूमेंट के। और उसके बाद राम बहादुर भी मारा जाता है। नानी प्लीज, अब आप भी मम्मी की तरह बोरिंग सवाल कर रही हो। तो उस बच्ची का नाम खुशी है और वो बच्ची स्कूल भी जाती थी। उसने अपने स्कूल का नाम बताया कुछ? नहीं सर, इसके अलावा तो उसने और कुछ नहीं बताया। लेकिन सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली बच्ची है, अच्छे परिवार की लगती है। अगर वो बच्ची एक अच्छे परिवार की थी तो मुंबई की सड़कों पर भीख क्यों मांग रही थी? क्या वो बच्ची चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार थी या उसकी कहानी का कोई और ही पहलू था? आखिर वो बच्ची पुलिस को कुछ बता क्यों नहीं रही थी? ऐसा कौन सा डर था जो उसे सता रहा था? और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उस साइट पर क्या कर रही थी जहां अनन्या सिलेंडर ब्लास्ट में मारी गई। अब इस छोटी सी बच्ची की असल पहचान जानने के लिए पुलिस ने सभी पुलिस हेडक्वार्टर्स में इसकी फोटो सर्कुलेट कर दी। साथ ही साथ अनन्या से रिलेटेड भी पूछताछ चल रही थी। सर ये अनन्या के ऑफिस की बाहर की फुटेज है, ब्लास्ट से कुछ दिन पहले की। और सर इस फुटेज में राम बहादुर भी नजर आ रहा है, अनन्या और उसके बॉस के साथ। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि अनन्या के बॉस ने राम बहादुर को आइडेंटिफाई नहीं किया था। जी सर। पता करो अनन्या का बॉस क्या छिपा रहा है। सर वो बच्ची खुशी, उसे पुणे पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। सर वो बच्ची 8 महीने पहले अपनी माँ के साथ पुणे से लापता हुई थी। सर ये उसकी माँ है, कुसुम नाम है सर इसका। लेकिन इस केस में तो बच्ची का नाम रचना है, जबकि डॉक्टर प्रिया को उस बच्ची ने अपना नाम खुशी बताया था। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू बच्चा। अब आप जल्दी से आंख बंद करो, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा हाथ दो। अरे वाह रचना, थैंक यू बच्चा। वेलकम। आपको अच्छी लगी ना? और मुझे पहन के दिखाओ। एक काम करो, मैं ही आपको पहनाती हूँ। हाथ दो। कभी कभी तो लगता है कि मैं नहीं, तू ही मेरी माँ है। ये बच्ची हमें मुंबई में मिली थी। हमें पता चला कि ये वहां पर भीख मांगती थी और हमें यह भी शक है कि मुंबई के घर में सिलेंडर ब्लास्ट के दौरान ये बच्ची वहीं पर मौजूद थी। ये अनन्या है और ये राम बहादुर। इन दोनों का इस मिसिंग केस से कोई कनेक्शन मिला था क्या? एक्चुअली ये केस सब इंस्पेक्टर विनय शिंदे हैंडल कर रहे थे और उन्होंने ये केस बंद कर दिया था। उनके यहां से ट्रांसफर हो गई। अब ये केस मैं स्टडी कर रहा हूं। जहां तक हम लोगों ने इस केस को स्टडी किया है, उससे तो यही लग रहा है कि इस केस की कोई खास इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। आपके यहाँ तो ये केस बंद हो गया, लेकिन हमें इस बच्ची को इसके परिवार से मिलवाना है और हमें यह भी पता लगाना है कि इस बच्ची की मां पिछले 8 महीने से कहाँ गायब है। ये सिलेंडर ब्लास्ट के 3 दिन पहले की फुटेज है, लेकिन आपने तो कहा था कि अनन्या ने यहाँ पे महीनों पहले जॉब छोड़ दी थी। और इस सीसीटीवी फुटेज में आप और अनन्या दोनों इस राम बहादुर के साथ नजर आ रहे हैं। और उस दिन तो आपने राम बहादुर को पहचाना तक नहीं था। मैम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस आदमी को जानता तक नहीं। हाँ अनन्या जरूर आया करती थी जॉब छोड़ने के बाद मिलने के लिए कभी कभी। एक मिनट मैम, एक मिनट रुकिए। ये फुटेज देखने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ये आदमी उस दिन अनन्या से मिलने जरूर आया था। मैडम एक मिनट, वो एक्चुअली एक ही झलक देखी थी तो ज्यादा याद नहीं रहा। मुझे लगा अनन्या का इन्फॉर्मर होगा, शायद उसको कुछ बताने आया होगा। अनन्या का इन्फॉर्मर? जी मैम, जैसे आप पुलिस वालों के इन्फॉर्मर्स होते हैं वैसे ही हम जर्नलिस्ट के भी इन्फॉर्मर्स होते हैं। लेकिन उस दिन इसकी अनन्या के साथ बात क्या हो रही थी वो मुझे नहीं पता, बट शायद अनन्या का इन्फॉर्मर ही था। अगर राम बहादुर अनन्या का इन्फॉर्मर था तो राम बहादुर ने अनन्या को क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी?
और राम बहादुर ने वो घर किस मकसद से रेंट पे लिया होगा जिसके सिलेंडर ब्लास्ट में अनन्या मारी गई, और फिर उसके बाद राम बहादुर। रचना, हाँ सर, कुसुम और उसकी बेटी यहीं रहते थे, मेरे किराएदार थे। कुसुम और उसकी बेटी रचना 8 महीने पहले अचानक से गायब हो गए। कुसुम ने कभी मकान खाली करने के बारे में कुछ कहा था आपसे? नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनका सारा सामान वामान यहीं पड़ा था। मुझे तो लगता है उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अच्छा, कुसुम का पति मनोहर वो उस वक्त कहाँ था? सर वो तो नाम का पति है, वो मनोहर अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता तक नहीं था। एक नंबर का बेवड़ा है सर, सच कहता हूँ। इस मनोहर को अपनी बीवी और बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। ओह, तो तेरे आशिक ने तेरे लिए ये चूड़ियां भिजवाई हैं। देखिए आप फिर से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं उल्टा बोल रहा हूं और तू जो उल्टा कर रही है वो मेरे पीछे उसके साथ में गुलछने उड़ा रही है तू। क्या कुसुम का वाकई में किसी के साथ चक्कर था जो उसका पति मनोहर शक करता था उस पर? सर पहले तो सबको लगता था कि कुसुम का पति उस पर गलत शक करता है, लेकिन जब कुसुम अपनी बेटी के साथ यहाँ से चली गई तब लोग ये कहने लगे कि कुसुम शायद किसी आदमी के साथ भाग गई होगी। मनोहर के अलावा किसी गैर मर्द का आना जाना था क्या कुसुम के घर पे? सर इतना तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, जिस दौरान ये सब हुआ उस दौरान मैंने देखा कि एक साधु कुसुम के घर पे आता जाता था। सर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि आखिर कुसुम ने एक साधु को अपने घर के अंदर क्यों ले लिया। कौन था वो साधु? सर वो तो मुझे नहीं मालूम। कुसुम का पति मनोहर वो इस वक्त कहाँ है? सर सुना है कि वो सामंतवाड़ी में कहीं रहता है। जादव तुम सामंतवाड़ी जाओ, मनोहर के बारे में पता करो। सर अभिषेक, प्रिया रचना को लेकर यहाँ पुणे उसकी परनानी के घर पहुंच रही है, हम वहां जा रहे हैं। सर हमने रचना से बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन रचना अपनी माँ के बारे में हमें कुछ नहीं बता पा रही। जब आपने कंप्लेंट लिखवाई थी तो आपने लिखवाया था कि रचना और रचना की माँ कुसुम दोनों साथ में गायब हुए। जी, उस समय मैं उनके साथ नहीं थी। मैं भी रचना से पूछती हूँ। जी शांति जी, हमें पता चला कि रचना के घर किसी साधु का आना जाना था। आप जानती हैं किसी साधु? साधु? नहीं साहब जी, बिल्कुल नहीं। हमें यह भी पता चला है कि कुसुम का पति मनोहर कुसुम पे शक करता था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। एक नंबर का झूठा है वो। ये तो कुसुम की किस्मत खराब थी कि मनोहर के प्यार के चक्कर में पड़कर उसके साथ उसने भागकर शादी कर ली। इसीलिए मेरे दामाद यानी कुसुम के पिता ने उसके साथ सारे संबंध तोड़ दिए। फिर कुछ महीनों के बाद कुसुम के पिता का देहांत हो गया। बाद में हमें पता लगा कि मनोहर कुसुम की बेटी हुई है रचना। उसके प्यार ने हमारी सारी दूरियां खत्म कर दी थी। मैं कैसे रख सकती हूँ? आप एक काम कीजिए, उसे निर्मला के घर छोड़ दीजिए। कौन निर्मला? कुसुम की माँ, यानी मेरी बेटी रचना की नानी। हाँ जादव। सर कुसुम के पति मनोहर के घर पे तो ताला लगा हुआ है। पता करो वो कहाँ है, जल्द से जल्द थाने में हाजिर करो उसको। ओके सर। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हमें निर्मला जी से मिलना है। यहाँ कोई निर्मला नहीं रहती। रचना? मेरी बच्ची नानी, ये सब क्या हो गया? कैसे जल गया बेटा? कैसे? आपने हमसे ये क्यों कहा कि यहाँ पे कोई निर्मला नहीं रहती? क्योंकि अब इसका नाम शगुफ्ता है। साहब जी, कुसुम के पिता के देहांत के बाद मैंने मुरीद जी के साथ शादी कर ली थी, और शादी के बाद इन्होंने, मेरा मतलब है कि मैंने अपना नाम शगुफ्ता रख लिया था। लेकिन कुसुम आपकी बेटी है और रचना आपकी नातिन। फिर भी आपके होते हुए इन दोनों की मिसिंग कंप्लेन आपकी मां शांति देवी ने करवाई। जब ये दोनों मिसिंग हुए थे आप इनके कांटेक्ट में थी?
कुसुम और रचना की फिक्रमंद तो मैं हमेशा रहती हूँ, लेकिन ये बच्ची मुझसे ज्यादा मेरी माँ के करीब थी। लेकिन उन्होंने रचना को अपने पास रखने से मना कर दिया। आप रचना की कस्टडी लेने के लिए तैयार हैं? नहीं साहब, हम इस बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकते। क्यों? ये नानी है रचना की। देखिए साहब, मैं मानता हूं कि मेरी बीवी का इस बच्ची के साथ रिश्ता जरूर है, लेकिन अगर हम इस बच्ची को अपने साथ रखेंगे तो इसकी मां कुसुम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसलिए साहब आप रहने दीजिए। एक काम कीजिए ना साहब, आप इस बच्चे को इसके बाद मनोहर के पास छोड़ दीजिए ना। सर, मैंने कुसुम के 8 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें किसी साधु का नंबर नहीं मिला और ना ही कोई ऐसा क्लू मिला है जिससे ये पता चले कि कुसुम किसी साधु के टच में थी। कुसुम का 8 महीने पहले फोन कहां पर बंद हुआ था? सर, उसके घर वाले एरिया में 21 अक्टूबर को करीब 12 बजे के आसपास उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था और सर लगभग 11 बजे के आसपास कुसुम के पति मनोहर ने उसे लास्ट कॉल किया था। इस मनोहर के पास कुसुम और रचना को गायब करने का मोटिव तो है। सर, जिस रात कुसुम गायब हुई थी उस रात मनोहर का एक बारटेंडर के साथ झगड़ा हुआ था। मारपीट के आरोप में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। सर, अभी 1 महीने पहले ही रिहा हुआ है। कैसे भी करके पता करो कि अभी कहाँ है मनोहर। ओके सर। सर, मैंने अनन्या द्वारा लिखी गई सभी आर्टिकल्स, सभी न्यूज रिपोर्ट्स को स्टडी किया। सर, वो काफी कंट्रोवर्शियल लिखती थी और इसी वजह से उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया। बॉस के खिलाफ मिला कुछ? सर, फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन सर ये एक आर्टिकल है जो मेरा ध्यान खींच रहा है, जो अनन्या ने 8 महीने पहले लिखा था। और सर, इस आर्टिकल में मेंशन्ड है कि अनन्या को पुणे की सड़क पे एक बच्ची मिली थी। सर, अनन्या ने उसे पुणे के उसी एनजीओ में भर्ती किया जहां वो खुद पली बड़ी थी। सर, ये देखिए, उस आर्टिकल में इस लड़की की फोटो भी है, लेकिन अनन्या ने उसका चेहरा ब्लर कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बच्ची है ये रचना ही है? क्योंकि रचना भी 8 महीने पहले अपनी मां कुसुम के साथ पुणे से गायब हुई थी। एक काम करते हैं, एनजीओ वाले से मिलते हैं जहां पर अनन्या पली बड़ी थी। हाँ सर, अनन्या हमारे यहाँ ही पली बड़ी है। बहुत दुख हुआ यह सुनकर कि अनन्या अब इस दुनिया में नहीं है। 8 महीने पहले अनन्या एक बच्ची को लेकर आई थी यहाँ पर। उस बच्ची को लेकर अनन्या ने एक आर्टिकल भी लिखा था। ये वो बच्ची? नहीं सर, वो तो पल्लवी थी जो 8 महीने से हमारे एनजीओ में ही रह रही है। बेटा, क्या आपका नाम पल्लवी है? हाँ। बहुत ही प्यारा नाम है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या तुम अनन्या दीदी को जानती हो? हाँ, वही मुझे लेके आई थी। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो। संजना जी, इस आदमी को जानती हैं? जी नहीं, हम नहीं जानते। सर, आपको क्या लगता है, ये रचना और अनन्या का वाकई में कोई कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है ना हो, पर हम इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते। हमारे लिए सबसे ज्यादा पता लगाना यह जरूरी है कि रचना पुणे से मुंबई कैसे है, पिछले 8 महीने से उसकी मां कुसुम कहां गायब, कि राम बहादुर कौन और अनन्या को क्यों और किस मकसद से मारा गया। जी सर। हाँ जादव सर, मनोहर का पता चल गया। साहब, मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कुसुम कहां पर है साहब, मेरी बात सुनिए साहब। कुसुम और रचना के गायब होने के काफी समय पहले मेरा उसके साथ में तलाक हो चुका है साहब। मुझे तो उनके बारे में पता भी तब चला था जब मैं जेल में था। लेकिन कुसुम के गायब होने से पहले कुसुम की आखिरी बार तेरे से बात हुई थी 21 अक्टूबर रात 11 बजे। कुसुम ने तुझे कॉल किया था? हाँ, किया था। उस समय मैं बार में बैठा दारू पी रहा था। मैं खुद हैरान था कि तलाक के इतने समय के बाद मुझे फोन क्यों कर रही हो। हाँ बोल, क्या काम है? कुसुम, क्या हुआ? उससे बात करने के बाद में मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे लगा उससे जाके मिलना चाहिए,
लेकिन जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला नशे की हालत में बारटेंडर से टकरा गया साहब। उसे नोक-झोंक हो गई, मैंने 2-3 टेक दी उसको। उसकी नाक से खून हुआ, उसने पुलिस को फोन करके मुझे अंदर करवा दिया। ये भी तो हो सकता है कि कुसुम के घर तूने किसी को भेजा हो ये सब कांड करने के लिए, और उसने कुसुम के फोन से तुझे अपडेट किया कि काम हो गया है, और उसके बाद जानबूझ के तूने बारटेंडर से झगड़ा किया, तू जेल गया, तू जेल में जाकर बैठ गया ताकि तेरा ये जुर्म सामने ना आए। यही हुआ ना? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरा यकीन कीजिए आप। तू शक करता था कुसुम पे कि कुसुम का किसी के साथ अफेयर है? वो तो था, मुझे पता था उसका अफेयर चल रहा है उस रजत के साथ में। कौन रजत? एक सेल्समैन है। ये 2 रखो आप, मैं और देता हूँ। हाँ? अरे नहीं नहीं, इतने में हो जाएगा बस। कितने हुए इसके? अरे आपसे पैसे लूंगा क्या? आप ये प्रोडक्ट यूज करो, आपके लिए फ्री है। हम सर अपना नाटक और निकाले यहाँ से, निकाले यहाँ से। और तू बता, तेरे को अपना सामान फ्री में क्यों दे रहा है? बोल क्या चल रहा है तेरा इसके साथ में? उस दिन के बाद भी मैंने रजत को कई बार कुसुम के साथ देखा। तू रचना के बारे में कोई बात नहीं कर रहा? तू बाप है उसका, बेटी है वो तेरी, उसको पालना पोसना तेरा फर्ज बनता है, तेरी जिम्मेदारी बनती है। साहब मैं अपनी नशे की हालत से वैसे ही परेशान हूं। नशा मुक्ति केंद्र जाने की सोच रहा हूं, मैं कैसे पाल पाऊंगा उसको? ये ये लो। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे कोई साधु आता था? आठ महीने पहले तुम पुणे से मुंबई कैसे आई? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ थी जब तुम यहाँ पर आई थी? मम्मी शांत सर वो मनोहर कुछ भी बोल रहा है सर। सर सच तो ये कि कुसुम मनोहर से तंग आ गई थी। वो मालूम है मैं। अब तू ये बोल, तू कैसे जानता था कुसुम को? सर मैं घर घर जाके सामान बेचता हूँ, सेल्समैन हूँ सर। उस दिन मैं बहुत ज्यादा थक गया था तो कुसुम के घर के बाहर जाके बैठा हुआ था, बस वहीं पहली बार मुलाकात हुई थी उनसे। सॉरी वो काफी देर हो गई थी और भूख लग रही थी तो मैं यहीं खाने लगा। अरे कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ के खाइए। थैंक यू। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे इसमें क्या है? बातों बातों में सर पता चला कि कुसुम का आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है। बस उसके बाद मैं उसकी ज्वेलरी भी घर घर जाके बेचने लगा था। सर हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। हम सिर्फ काम की वजह से एक दूसरे से मिला करते थे। सर मैं तो खुद हैरान हूं कि वो और उनकी बेटी अचानक से कहां चली गई। सर मैंने रचना से दोबारा बात की है और इस बार उसने बताया कि उसकी मम्मी का मर्डर हो चुका है। What? किसने किया था मर्डर? बेटा तुम्हारी माँ को जिसने मारा, क्या वो इनमें से कोई था? देखो ये देखो, तुम पहचान सकती हो उन्हें? बेटा आपकी माँ को कहाँ मारा गया था? उस वक्त आप और आपकी माँ कहाँ थे? बेटा डरो मत, अंकल से डरने की जरूरत नहीं। वो तो सिर्फ जानना चाहते हैं कि तुम्हारी माँ को किसने मारा। तुम जानते हो तुम्हारी माँ को किसने मारा? पुलिस वाले ने मारा। बेटा क्या वो पुलिस वाला था? माना हम एक ट्रॉमेटाइज बच्ची की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते, पर एक बार को अगर हम मान लें कि कातिल कोई पुलिस वाला ही है तो फिर वो कौन होगा? जनरल जी मैंने कुसुम के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें मुझे पुणे के सब इंस्पेक्टर विनय शिंदे का पर्सनल नंबर मिला। कुसुम और रचना के गायब होने के 2-3 दिन पहले उनकी विनय शिंदे से बात हुई थी। अब कुसुम का वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि कुसुम को वो उसके गायब होने के पहले से ही जानता था। एक बार मिलना पड़ेगा इस विजय शिंदे से। देखिए उनके गायब होने से पहले कुसुम ने एक बार अपने पति मनोहर की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। मनोहर उससे मारपीट करता था और मैंने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था और कुसुम को अपना नंबर देकर बोला कि ऐसा कुछ हो तो वो मुझे फोन करे। तुम दोनों की सिर्फ इसी वजह से बातें होती थी? आप तो उल्टा ही मतलब निकाल रहे। कुसुम और उसकी बेटी रचना के गायब होने के बाद तुमने सिर्फ नाम की इन्वेस्टिगेशन की थी। आपको मालूम भी है अपने पति की मारपीट की कंप्लेंट लिखवाते वक्त उसने मुझे क्या बोला था? साहब मुझे अब मनोहर से कोई रिश्ता नहीं रखना। एक बार मेरा उससे डिवोर्स हो जाए फिर मैं अपनी बेटी के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी। तो सिर्फ तुमने इस वजह से ये मान लिया कि कुसुम अपनी बेटी रचना को लेकर अपनी मर्जी से कहीं चली गई? इन्वेस्टिगेशन भी की थी लेकिन जो आपको फाइल में नहीं मिला वो आज मेरी पर्सनल डायरी में।
लेकिन मेरा ट्रांसफर हो गया था। तो अब हमें गुमराह करने के लिए अपनी पर्सनल डायरी भी दिखाओगे? आप तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। कोई एविडेंस है आपके पास कि ये सब मैंने किया है? सब इंस्पेक्टर विजय शिंदे इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन हैरान करने वाली बात यही थी कि केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या सच में खुद उस केस का क्रिमिनल होगा? पता नहीं पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी या नहीं। मनोहर और रजत भी इस केस में सस्पेक्ट थे, पुलिस उन्हें सही तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही थी या नहीं, और फिर वो साधु कौन था जिसे अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी। वहीं अनन्या और राम बहादुर केस भी रुका पड़ा था। सर, रजत की एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है जिनमें मुझे ये वीडियोस मिले हैं, और इन वीडियो में रजत अलग अलग गेटअप में है, कभी डॉक्टर कभी लॉयर, और एक वीडियो में तो वो साधु भी बना था, ये देखिए। और सर, जब मैं रजत की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रही थी तो मुझे कुसुम की सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में भी पता चला। सर, कुसुम रजत के सारे वीडियोस लाइक करती थी और कुछ वीडियोस में तो कमेंट भी करती थी। जाधव, फैंसी ड्रेस का बहुत शौक है तुझे? सोशल मीडिया चेक किया हमने तेरा, बहुत सारे वीडियोस है तेरे अलग अलग गेटअप में। हाँ तो मैं समझा नहीं सर। समझाए? वो सारे के सारे वीडियो उस घर में बने हैं जहां पर कुसुम अपनी बेटी रचना के साथ रहती थी। अलग अलग गेटअप में मिलने जाता था तो कुसुम से। सर वो सब मैं कुसुम को खुश रखने के लिए करता था। सब मनोहर ने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई थी। मैं बस कुसुम की जिंदगी में कुछ रंग लेकर आना चाहता था। तू कुसुम की जिंदगी में रंग नहीं लाया, बल्कि तूने कुसुम की जिंदगी बेरंग कर दी, मार डाला उसको। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं कुसुम से प्यार करता था सर। प्यार करता था तो कुसुम के डिवोर्स के बाद तू उससे शादी भी करना चाहता होगा, है ना? तो तुम्हारा डिवोर्स भी हो गया है कुसुम, हम शादी कर लेते हैं। नहीं रजत, मैं अब किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती। हम दोस्त हैं, हम दोस्त ही रहेंगे। दोस्त? तुमने कहा था तुम शादी करोगी मुझसे, अब मुकर क्यों रही हो? हाँ, चिल्लाओ मत। मैंने कहा ना मैं तुमसे अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, तो इतने दिनों से घुमा रही हो तुम मुझे, या कोई और मिल गया है? तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचोगे ये मुझे पता ही नहीं था। तुम निकलो यहाँ से, निकलो और आइंदा अपनी शक्ल में दिखाना मुझे। और इस सब का बदला लिया तूने, उसे खत्म करके। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सर, अनन्या और खुशी का कनेक्शन मिल गया है, और यह भी पता चल गया है कि राम बहादुर किसका आदमी था। किसका आदमी था? अभिषेक, सर क्या हुआ? आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। एनजीओ की आड़ में बेकरी रैकेट चला रहे थे तुम लोग, और तुम्हारा ये असिस्टेंट। इसकी एक एक एक्टिविटीज पे नजर थी हमारी, सब पता कर लिया हमने तुम लोगों के बारे में। राम बहादुर भी तुम्हारा ही आदमी था ना? जी सर। बेटा, आपका नाम क्या है? एक्चुअली ये बहुत ज्यादा सदमे में है, अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही है, लेकिन मैंने इसका एक नाम रखा है, खुशी। अनन्या उस बच्चे को हमारे एनजीओ में भर्ती कराकर वापस चली गई थी, और हमने भी उस बच्चे को सारे बच्चों के साथ भीख मंगवाने के लिए भेज दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद अनन्या वापस आई, वो खुशी से मिलना चाहती थी। अनन्या, तुम टेंशन मत लो, उसे एक अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट किया है। सच में वो बहुत लकी है जो तुम उसे यहाँ ले आई। अनन्या हमें पूछने लगी कि उस खुशी को किसने अडॉप्ट किया है। उस दिन तो हमने जैसे तैसे टाल दिया था, पर उसे हम पर शक हो गया था, और मेरी एब्सेंस में मेरे स्टाफ को रिश्वत देकर खुशी और दूसरी बच्चियों के एडॉप्शन पेपर चेक करना चाहती थी, और जतिन ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो हमारा भांडा फोड़े, इससे पहले हमने सोचा कि हमें उसे रास्ते से हटा देते हैं, और राम बहादुर ने अनन्या को वो पेपर देकर कहा कि एनजीओ से ये सारे फेक एड्रेस मिले हैं। फिर एक दिन राम बहादुर ने घर किराए पे लिया और अनन्या को वहां बुलाया, और फिर राम बहादुर को जतिन के हाथों मरवा दिया। मैं कम इन सर? कम इन। सर, विनय शिंदे ने अपनी डायरी के साथ हमें कुछ पेनड्राइव्स दिए थे, और उन पेनड्राइव्स में कई सारी सीसीटीवी फुटेजेस की क्लिप्स है 8 महीने पहले की, जो कुसुम के घर के आसपास की है। सर, ये ऑटो अक्सर कुसुम के घर के आसपास दिखाई देता था। विनय शिंदे ये फुटेज और पर्सनल डायरी देकर आखिर साबित क्या करना चाहता? सर, पहले हमने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन सर ट्रांसफर के पहले उसने वाकई कुछ ऐसे क्लूज इकट्ठा किए थे जो केस फाइल में मेंशन नहीं थे।
तो तुम कहना चाहती हो जिसका ये ऑटो है उसका इस केस के साथ कनेक्शन हो सकता है? किसका होगा ये ऑटो? साहब आपको कुछ गलतफहमी हुई है, वो मेरा ऑटो नहीं है। तेरे बारे में सब कुछ पता करके हमसे कुसुम की माँ ने बताया हमसे। तेरा बाप मुरीद तेरी शादी कुसुम से करवाना चाहता था। मनोहर ने तो तुम्हें कभी खुश रखा नहीं, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें बहुत खुश रखेगा। शादी कर ले इससे। अरे आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए? आपने मेरी माँ से शादी कर ली ना, उनको संभालिए। दोबारा मुझे अपने बेटे से शादी करने के लिए मत कहना। बहुत घमंड था साहब उसको खुद पे, लेकिन मैं उसको पाना चाहता था। हमेशा उसके घर के आसपास चक्कर लगाता था। मैंने देखा साहब कैसे वो रहे उसके साथ भेज बदल बदल के सोशल मीडिया का नया नया किल करता था। मुझे लगा उसको ये सब पसंद है साहब। कुसुम जैसी लड़कियां आमतौर पर शिकार बन जाती हैं क्योंकि असलम जैसे लड़के उनकी ना नहीं सुन पाते। मनोहर जैसे आदमी के साथ 4 साल नरक जैसी जिंदगी बिताने के बाद कुसुम कभी भी रजत पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाई थी। फिर भी वो असलम की मंशा को नहीं पहचान पाई। उसने गलती की उसे अपने घर में दाखिल करने की, और जिसकी गाज गिरी उसकी बेटी रचना पर। आज रचना के बाप उसके रिश्तेदार इस दुनिया में हैं, लेकिन फिर भी वो अनाथों की जिंदगी बिता रही है। हमने एक काबिल रिपोर्टर अनन्या को भी खो दिया। मैं बस ये आशा करती हूँ कि रचना अनन्या से प्रेरित होकर अपने पांव पे खड़ी हो, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने। साथ ही मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि अगर आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग की तरह का कोई मामला देखते हैं जो आपकी आंखों को खटकता है, तो आप तुरंत एक्शन लें, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो एक सुरक्षित समाज की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं इंसान का बचपन गीली मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसे ढाल दो इंसान वैसा बन जाता है। बचपन का माहौल सीधे बाकी की पूरी जिंदगी तय करता है। कई बार बचपन में मिले जख्म इतने गहरे होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भर पाते, और कई बार इंसान उस पर मलहम लगाने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता है जिसके खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ता है। हमारा आज का ये केस ऐसी ही एक दास्तां पे आधारित है। गुड्डू, 2 प्लेट कचौरी और एक पूरी भाजी। भैया 2 प्लेट कचौड़ी कर दो और एक पूरी भाजी। क्या हुआ ना? कल रात को हम लखनऊ से आए हैं, ऐसा क्या हुआ? सुबह सुबह आग लगी थी, हमको बुला लिए। भैया ग्राहकों को सबक सिखाना जरूरी है, अगर इनको का पीछा छोड़ ही नहीं रहे। इतना बता दो कब और कहाँ मिलेगा? यहाँ कहाँ थूक दिए बे? थूकने की जगह है। अरे थूक दे तो क्या हुआ, साफ कर ले। बोल साला, यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और तुम यहाँ थूके जा रहे हो। ज्यादा पचड़ पचड़ किए ना तो यही कंटाप लगा देंगे, समझे? साले तुम हमको कंटाप मारोगे? हमको कंटाप मारोगे? फेल देंगे साले, जानते नहीं हो तुम हमको अभी। अरे सुधीर भैया काहे गरमा रहे हैं, हम साफ कर दे रहे हैं। सीखिए कुछ, चल और कहीं खाते हैं। कमीने हैं साले, कहाँ छोटी छोटी बात पे गरमा जाते हैं। देखिए पूरी जल रहा है। हाँ कर रहे हैं, जाना। और भाभी का जन्मदिन भी है, तोहफा लेने जाना है ना? हाँ तोहफा लेने तो जाना है, लेकिन तुम अभी से भाभी भाभी काहे बोल रहे हो बे? अभी तो शादी भी नहीं हुई हमारी। चलो प्लेट दो। मुझे दाल रोटी नहीं खानी है। तो हमारी गुड़िया को दाल रोटी कौन खिला रहा है? हमने तो आपके लिए नूडल्स बनाए हैं। वाओ, नूडल्स। ये खाना है? ये तो जहर है। और दाल में नमक कितना है? एक काम कर, किसी दिन मुझे जहर देके मार डाल। हमको तो नमक ठीक ही लग रहा है। हाँ लगेगा ही ना, आप तो इसी की तरफदारी कर रहे हो। अपने बेटे को तो खा गई, अब हमारे छाती पर बैठकर मूंग दल रही है। हर दिन तमाशा करना जरूरी है क्या? तमाशा तमाशा तो तब होगा ना जब समाज के लोग इस घर के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जिस तरह के इसके लक्षण हैं, क्या मैं जानती नहीं कि ये सुधीर गुंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाती है?
अब इतनी सती सावित्री बनने का ढोंग मत कर। अगर इतनी ही आंख है ना तो चली जा अपने उस यार के पास। दादी, मम्मी को मत डांटो ना। तुम चुप करो, अपनी माँ की तरह जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अगर आज के बाद अंजना को कुछ कहा या बाकी को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो बता दे रहे हैं, जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। अंजना, ये तुम दोनों के लिए कचौड़ी है। भाभी जी, भाभी अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गई। मैं आपके घर ही आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? आपके बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और रो रही है, आपका ही नाम ले रही है बार बार। क्या? कहाँ है मेरी पाखी? मैं लेके चलता हूँ, आप बैठिए, मैं बाइक घुमाता हूँ। मुझे उसके पास ले चलो प्लीज। भैया जल्दी चलो। सुधीर, एक आदमी आया और मुझे आपके बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। अरे रोक क्यों दिया? ये कहाँ ले आए हो हमें? अरे बहुत भोली हो यार तुम, है? इतने दिनों से तुम्हारे पीछे पड़े थे और तुम हमको भाव ही नहीं दे रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा नाटक वाटक हो जाए। अरे बहुत हुआ शराफत का नाटक। सही बताओ, सुधीर से कितना पैसा ले लेती है? अरे हम दुगना दे देंगे भाई। छोड़ो हमें, क्या बदतमीजी है? अरे रेट तो बताती जाओ। लेके चल मुझे। हाँ मनोज, क्या बोला तू अंजना को? अबे हम तो मजाक किए थे भाई। साले हम प्यार करते हैं उससे, आइंदा से कभी मजाक किए ना तो काट के गाड़ देंगे। बस साले तुम हमको धमकी दे रहे हो। छोड़ेंगे नहीं तुमको, बता दो, छोड़ेंगे नहीं। तू कहाँ दिखना मत यहाँ पे, छोड़ेंगे नहीं साले। ठीक हो ना? हमारे होते हुए कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। कितना लेगी? 2000। कुछ कम कर दो। 2000 में आता है तो बोल, वरना चलता बंद। चल ठीक है, आजा मुन्ना। पैसे चल चल चल। सिर्फ 1000 रुपए? 2000 की बात हुई थी। मजा नहीं आया, निकल चल। 1000 और चाहिए मुझे। अरे अगर औकात नहीं थी तो क्यों दिया? आया क्यों? तो बोला ना निकल। ए मुन्ना चल। साले कुत्ते कमीने, कीड़े पड़ेंगे तुझे, कुत्ते की मौत मरेगा तू। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, पैसे नहीं होते तो। ये भी धंधे वाली है? जी सर, यहाँ हाईवे पे जो ट्रक चलते हैं उनके ड्राइवर इनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। और सर ये देखिए शर्मा, ये जो हाईवे पे टोल नाका है इसके सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जी सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक ही हफ्ते के अंदर 3 प्रोस्टिट्यूट्स के खून हो गए, वो भी सेम मॉडस ऑपरेंडी के साथ। कहीं हमारा पाला किसी सीरियल किलर से तो नहीं पड़ा? सर लगता तो ऐसे ही, क्योंकि जिसने भी ये मर्डर्स किए हैं उसने पैसों को हाथ नहीं लगाया, और ये रात चलती प्रोस्टिट्यूट्स उनके लिए आसान शिकार भी है। लेकिन ये प्रोस्टिट्यूट से क्यों?
पिछले दोनों केसेस की तरह इस केस में भी सोनू का गला लाल रंग की रस्सी से घोट के उसे मारा गया। उसके गले पे और हाथों पे लाल रंग की रस्सी के ट्रेसेस मिले। और सर, मरने से पहले सेक्स भी हुआ है, लेकिन जबरदस्ती के कोई निशान नहीं मिले। कोई सीमेंट सैंपल्स? सर, पिछली केसेस की तरह सीमेंट सैंपल भी मिला है, लेकिन किसी भी केस का सीमेंट सैंपल मैच नहीं होता। इसका मतलब कातिल एक से ज्यादा हो सकते हैं और शायद मिलकर ही ये वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। सर हमें टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज मिल गया और पहले 2 खून जिस एरिया में हुए उसके टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज से कंपेयर करने के बाद हमें 20 ट्रक और 5 टेम्पो कॉमन में मिले। सबके कुंडली निकालो। सब अरे पवन, देख, सामान उतारो ना, गाड़ी में माल आ गया। चलो भाई लोग, चलो चलो भाई, सामान निकालो। अबे ये लाल रस्सी हमारी है, सामान के साथ नहीं है, अंदर रख इसे। निकालो यार, सामान निकालो सब फटाफट। बल्लू, 2 चाय। अरे तुम लोग कानपुर हाईवे से आ रहे हो ना? हाँ। अरे सुना है हमने वहां पे आज भी एक धंधे वाली क्लास मिली है। अरे पुलिस पूछताछ कर रही है। भूखों पे जोरों की भूख लगी है, सुधीर के ठेले पे जाके कचौड़ी खाते ना। अरे कचौड़ी भी खा लेना, पहले चाय तो पी लो। अगर यार ऐसे हाईवे पे खून होते रहे ना तो एक दिन ये हाईवे भी भूतिया बन जाएगा। अरे शकुंतला, तुम्हारी बहू तो खुलेआम घूम रही है अपने यार के साथ। और लाश शराब बेच खाई है उसने तो। लगाम लगा के रख अपनी बहू पे, वरना नाचेगी सर पे एक दिन। आखी, हाँ मम्मा। ये देखो। वाह, थैंक यू मम्मा। ये आपके लिए मैंने नहीं, सुधीर अंकल ने भेजा है। वाह, कितनी क्यूट डॉल है ये। निकल जाओ हमारे घर से, ये लो सामान और चली जाओ। मम्मी जी। मम्मी जी नहीं, निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे। अरे क्या छोड़ो, जाओ यहाँ से, चल तू भी निकल। अरे पाखी बेटा, क्या कर रही हो? आओ, चलो बैठो अंदर। अरे तुम क्यों खड़ी हो? आओ ना, बैठो बैठो। देखो, सुधीर को कुछ भी मत बताना, हम हाथ छोड़ते हैं। कैसी लगी कचौड़ी अंजना को? खाई उसने? पसंद आई? तू गया नहीं? भैया गए थे, अब फिर वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। चाकू क्यों लेके आ गए हो? देखो तुम कुछ नहीं करोगे, अब सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं अंजना, बस बहुत हो गया। आज मैं उसकी जुबान काटूंगा मैं। माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, गलती हो गई है। अरे यार शकुंतला, तुम हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो। बेटा हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है करो। बच जाने को बोलोगे, काट के सुनो इसको। सुधीर, शांत हो जाओ। सुधीर, गुस्सा करके कुछ सही नहीं होगा। पानी पियो, थोड़ा सा पानी पियो प्लीज मेरे लिए। अच्छा हुआ तुमने मुझे शांत कर लिया, तो पता नहीं क्या हो जाता। सिर्फ तुम ही जानती हो अंजना, मेरा गुस्सा कैसे शांत करना है।
क्यों छोड़ा हुआ है? सर कहीं ये बच्चा इस औरत चंचल का तो नहीं? मुमकिन है सर, क्योंकि धंधे के टाइम पर अक्सर ये लोग ऐसा करते हैं, जब बच्चा संभालने को कोई होता नहीं है अपने साथ धंधे पर ले आती है। ठीक है, बच्चे को ले लो। हमारे आसपास न जाने कितने इंसान होते हैं जो इंसान के वेश में असल में जानवर होते हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही होता है कि वो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करें। ये लोग सैडिस्ट होते हैं जिन्हें दूसरों की तकलीफ में खुशी मिलती है। और पुलिस जल्द से जल्द इन जानवरों को पिंजरे में बंद करना चाहती थी, लेकिन तब तक में न जाने और कितनी जाने दांव पे लगने वाली थी। सर क्या ये सच है कि जितनी भी लाशें मिली है सारी औरतें धंधा करती थी? सर क्या ये सच है? इसीलिए इस केस पे कुछ खास कार्रवाई नहीं की जा रही है? शायद पुलिस वालों को लगता है कि ऐसी औरतों की जान की कोई कीमत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है और कार्रवाई चल रही है। जल्दी ही वो सीरियल किलर्स पकड़े जाएंगे। थैंक यू। सर एक सवाल और। जैसा सर ने कहा, इस केस पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन जब तक खूनी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता तब तक कानपुर में दहशत का माहौल बना रहेगा। आप हैं कैमरामैन आशीष के साथ संध्या सिंह। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये आपके लिए। ओह थैंक यू अंकल। You too. Happy birthday. आंटी, अरे केक तो खाओ, बाकी का बर्थडे है और बिना अंडे वाला केक है। अब ये तंग तो नहीं करती ना? नहीं, अब सब ठीक है। सर जो चाकू हमें चंचल की लाश के पास मिला, उस पर लगा खून चंचल का नहीं है। इसका मतलब चंचल ने खुद को बचाने के लिए कातिल पर वार किया होगा और कातिल का खून उस चाकू पर आ गया होगा। कातिल का डीएनए अब हमारे पास है, ये एक बड़ा सबूत है। अरे रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो? अरे बड़े साहब से बात करनी है, हमें बड़े साहब से बात करनी है। आने दो, बोलिए। साहब, हम चंचल और सोनू की तरह मरना नहीं चाहते साहब, हमें बचा लीजिए साहब। सर अब तो हर वक्त हमें पर्स में चाकू लेके घूमना पड़ता है, पता नहीं कब कौन कहां से हमला कर दे। हम तो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते साहब, मगर बच्चे का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। चंचल का बच्चा आपके पास है ना सर, प्लीज आप उसे हमें दे दीजिए, हम सब मिलकर उसे पाल लेंगे। साहब हम लोग तो समाज में बदनाम है साहब, मगर मुसीबत के वक्त सुख दुख में एक दूसरे का साथ देती है साहब। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और उनकी कद्र भी करता हूँ, लेकिन माफ कीजिए, बच्चा हमने एनजीओ में भेज दिया है। और रही बात कातिल की, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। मार डाल, कि सबको भी मार डाल, तो जीने का कोई हक नहीं है। मार, मार, सबको मार डाल। ले लीजिए भैया आपकी पूरी और भाजी। प्याज दे भाई थोड़ा। और सुन, बर्तन धो दियो प्याज देके। यहाँ हमें तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। हमें ना नई नौकरी मिल गई है। अरे वाह, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, हम है ना? नहीं, जब तक तुम हमसे शादी नहीं करोगे ना, तब तक हम नौकरी करेंगे। हमें ना पाकी के लिए बहुत कुछ करना है, और फिर इसी बहाने मम्मी जी से भी दिन भर दूर रहेंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारा मन है तो। पर कहाँ लगी नौकरी? वो मेन मार्केट है ना, हाँ वहाँ पे एक दुकान है उसमें। अच्छा, पर अकेले तुम जाओगी तो? अरे भैया आप टेंशन मत लीजिए ना, भाभी की जहाँ नौकरी लगी है उसके सामने तो हमारी शॉप है। हाँ आप फिक्र मत करिए, इनका ख्याल हम रखेंगे। ठीक है। अच्छा हम जाए, पाकी हमारा इंतजार कर रही होगी। कचौरी दें? गुड्डू के हाथ भिजवा देना। ठीक है, बाय भाभी। कहाँ घूर रहे हो बे? कुछ नहीं, पूरी बढ़िया है। सर, ये गोपी का एक ट्रक है, यही एक आदमी हमारे हाथ में लग रहा है, और इसके ऊपर एक हाफ मर्डर का केस भी है, और इसके बीवी ने भी इसके ऊपर कंप्लेंट की थी। अगर ट्रक है तो वो भी आसपास ही होगा।
या मार्केट में चेक करते हैं? सर ले लेना। कितना हुआ? 25, 25, 50। वो दोनों ट्रक तक पहुंचे उससे पहले हमें जाना चाहिए। तुम अंदर चेक करो, मैं आगे देखता हूँ। सर सर ये देखिए सर, लाल कलर की रस्सी मिली। इसे लैब भिजवाओ और गोपी की फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। मुझे ये दोनों किसी भी कीमत पे चाहिए। सर मैम ये वाला कलर देखिए ना, ये आपकी बेटी भी बहुत सुंदर लगेगा। आप भी देखिए ये वाला, इतने सुंदर सुंदर कलर्स है, ज्यादा महंगी भी नहीं है। अरे आप चारों ले जाइए, नहीं अच्छी लगी तो वापस ले आना, मैं वापस ले लूंगी। हो गया, थैंक यू। अंजना, जब से तुम आई हो ना, सेल्स डबल हो गए। थैंक यू सर। मैं तो बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा साइज क्या है? बंद कर दिया। क्यों मारा थे? क्यों मारा? फोन बकवास कर रहे हैं आप। हम तो अभी अभी आए। बस हम बताते हैं तुझे। हेलो, पूजा, हमारी बहू, किसी ने मारा होगा मेरे बहू को, उसके आगे पीछे घूमता रहता था। हमने नहीं मारा। क्यों झूठ बोल रहे तुम लोग? हम झूठ बोल रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा है? यहाँ बैठा था ना। आप शांत रहिए। अरे पर जब साहब ये झूठ। आपसे कहा ना शांत खड़े रहिए। सर मोडस ऑपरेंडी सेम है। सर हमने उसे नहीं मारा, हम तो उससे प्यार करते थे। हमारी कल ही बात हुई थी उससे। सुधीर, मम्मी जी आजकल मुझे अजीब नजरों से देखती है। अंजना तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। सच्ची? मुझे इसलिए हम उसके घर गए थे। अपनी शादी की बात तो खुद करने में आ गया था। तेरा परिवार वो कहाँ है? तेरे परिवार को पता है तेरे इस रिश्ते के बारे में? हमेशा बीमार रहती है, इसलिए हॉस्पिटल में। बहन की शादी हो गई है और भाई छोटा है, इसलिए शादी की बात करने मैं ही जाने वाला था। और अंजना के सास ससुर, उनकी रजामंदी थी इसमें? सर हमें यकीन है उसके सास ससुर ने उसका खून किया है। अंदर डालो इसे। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। शर्मा, इसके घर की और ठेले की अच्छे से तलाशी लो। सर हेलो सर, हमने सुधीर का घर चेक किया लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। दादी माँ माँ पे चिल्लाती थी, माँ रोती थी। दादी ने माँ को मारा भी था। दादी माँ बहुत बुरी है। और बेटा तुम्हारे दादाजी? वो भी बहुत गंदे हैं। अंजना, तुम्हें अपनी सास की किसी भी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो पता ही है वो हर बात में जहर उगलती रहती है। पर तुम बिल्कुल चिंता मत, हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। हम हैं। क्या कर रही हो? खबरदार अगर हमें दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो अगर सुधीर को बता दिया ना। देखो बेटा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। हम तो तुम्हें बस दिलासा दे रहे थे। मम्मी, माँ चुप रहती थी क्योंकि मुझे और माँ को यकीन था कि सुधीर अंकल हमें यहाँ से बहुत दूर लेके चले जाएंगे। तुम्हारे लिए। थैंक यू।
ये क्या कह रहे हैं आप? हमने तो हमेशा अपनी बहू का साथ दिया। जब अंजना का खून हुआ कहाँ थे आप लोग? हम दोनों मार्केट में थे, पूछ लीजिए। पता लगा है हमें आप दोनों के बारे में, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं आप लोग। हाँ, आप तो हम ही पे शक कर रहे हैं। हमने बताया ना, हम घर पे नहीं थे उस समय। बल्कि मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि वो जो सुधीर है ना, उसी ने हमारी बहू को जान से मारा होगा। बहुत गुस्से वाला है वो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जिस तरह से समझ रहे हैं ना, वैसे हमारी बहू थी नहीं। मोहल्ले में उसके काफी सारे आशिक घुमा करते थे। हो सकता है अगर सुधीर ने उसे नहीं मारा हो तो किसी और ही नहीं सही। पर अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए। जब तक कातिल नहीं मिल जाता वो तो नहीं छूटेगा। फिलहाल जा सकते हैं। चलो जरा पता लगाओ ये सच बोल रहे हैं झूठ, जब बातों में हमें घुमा रहे हैं। सर, हम अंजना के घर के आसपास पूछताछ कर रहे थे। लोगों ने बताया ये मोहन उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था। साहब अब धंधे वाली औरत के साथ और क्या करे बताइए? धंधे वाली मतलब वो सुधीर उसको पैसे देता था, इसलिए उसको भाव देती थी। मतलब जिसने भी उसको पैसे दिए उसके साथ घूमती थी। हम भी उसके साथ घूमना चाहते थे, इसलिए बार बार पूछ लेते थे। अच्छा, अंदर डालो इसे, जरा पता लगाओ इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। सर, पुलिस के सामने गुत्थी उलझती जा रही थी। पुलिस को अंजना के चरित्र से संबंधित जो जानकारी मिली थी, क्या वो सही थी? और क्या इन सभी वारदातों में कोई भी संबंध था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या अंजना के खून के बाद वो दरिंदे चुपचाप बैठने वाले थे? और पास ही में एक आदमी के साथ रहती है। सर, मर्डर का मोडस ऑपरेंडी सेम है। ये गले पर ये और काम क्या करती थी? सर, दूसरों के घरों में बर्तन मांजना, खाना बनाना वगैरह। ये औरत जिस आदमी के साथ रहती थी उसकी डिटेल्स निकालो, अपनी खबरों को एक्टिवेट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, हेलो, ठीक है, तुम उससे नजर रखो, हम अभी आते हैं। सर, वो भी मिल गया, उठा के लाओ इसे। साहब, हमने कोई गलती नहीं किया। हाँ, हम मानते हैं कि हम धंधे वालियों के साथ संबंध बनाते थे, कई बार बिना पैसे दिए भाग भी जाया करते थे, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं है साहब। अच्छा, उस दिन तू अपना ट्रक छोड़ के क्यों भागा था? साहब, उस दिन गलती से एक गाड़ी को ठोक दिया था हमने। हमें लगा आप उसी केस के लिए हमारा पीछा कर रहे हो। तुझे लगा? जब तक सच ना बोले दोनों की तोड़ाई करो। सर, अंजना और निराली के गले पर भी ये कातिल का मॉडस ऑपरेंडी सेम है, लेकिन विक्टिम्स के पैटर्न बदल गए हैं। पहले हाईवे पर प्रोस्टिट्यूट्स के खून हो रहे थे, विधवा औरत का खून हुआ जो नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, और उसके बाद एक ऐसी औरत का खून हुआ जो बहुत पहले प्रोस्टिट्यूट थी। सर, हमको तो लगता है कि ये सारे मर्डर्स उस ट्रक ड्राइवर गोपी और उसके क्लीनर ने की। हाँ, हो सकता है ये गोपी ही कातिल हो, क्योंकि सुधीर के पास अंजना को मारने का अभी तक कोई मोटिव सामने नहीं आया। न ही उसके कपड़ों पर या बॉडी पर खून के ट्रेसेस मिले हैं। और सर, घर में जो ग्लास मिला था उस पर भी सिर्फ अंजना की उंगलियों के निशान है। शर्मा, एक काम करो, ये जो चंचल की बॉडी के पास चाकू मिला था उस पर लगे खून को ये गोपी और उसके क्लीनर से मैच करा के देखो, और ये अंजना की भी पूरी डिटेल निकालो। जी सर। हाँ सर, हम जानते हैं सामने की दुकान के मालिक को। उसका नाम प्रसाद है सर, लेकिन वो अभी गायब है। और सर, मुझे लगता है अंजना भाभी का खून उसी ने किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो ये सब कुछ करेगा? सर, हम बताते ना। ये देखो अंजना, हमें पता था तुम अपना साइज नहीं बताओगी, इसलिए हम अपने अंदाजे से खास तुम्हारे लिए लेकर आए। देखो, हमारी दुकान में कोई नहीं है, एक बार पहन के दिखाओ। क्या कर रहे हैं आप? अरे चलो ना, चलो। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या? चलो चलो, ट्राई करो। छोड़िए। ओए, दिखाओ दिखाओ कैसा लगता है। क्या कर रहे हो? भाभी, आप ठीक है? अभी सुधीर पे हो जाके हम कहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे। गलती हो गया, माफ कर दो। चुप। आगे से अच्छा सबक सिखाऊंगा तुम्हें।
भाभी अब चलिए, बताते हम तुम्हें। मनोज प्लीज सुधीर को इस बारे में कुछ मत बताना, पता नहीं वो गुस्से में क्या करेगा। पर भाभी ये जो किए हैं, तुम्हें उनका गुस्सा पता है ना, बस कुछ मत बताना। चलो सर अब हमें लगता है कि हमें भैया को बता देना चाहिए था, शायद भाभी आज जिंदा होती। सर जिस दुकान में अंजना काम करती थी उसका मालिक प्रसाद पूरा सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। और सर जिस दिन अंजना का खून हुआ उस दिन प्रसाद का लोकेशन अंजना के घर के पास की थी। उसका मोबाइल अभी भी ऑन है? जी सर, हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। अरेस्ट हिम सर। सर इस केस में हमें और एक इंसान पर डाउट है। किस पर? सर चल खत्म हुआ जरा तू बिल्ली का खेल, चल बोल। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमको कुछ नहीं पता। उस दिन अंजना शॉप पर नहीं आई थी तो हम उसको देखने के लिए उसके घर पे गए थे। वहां गए तो हमने देखा कि एक लड़के ने पत्थर से उसका सर फोड़ दिया। हम बहुत डर गए थे साहब, डर के वहां से भागे तो उस लड़के ने हमको पकड़ लिया और धमकी दिया कि अगर हमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो हमारा भी सर फोड़ देगा। उसके बाद हम वहां से भाग गए साहब। इस मैटर से हमारा कुछ लेना देना नहीं साहब, हमको छोड़ दो साहब, हमको छोड़ दो। उस लड़के को जानते हो? नहीं साहब। अरे शक्ल देखी थी, पहचान लोगे? जी 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 सर। स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर, हाँ सर गोपी के ट्रक में जो लाल रस्सी मिली थी उस पे किसी के भी खून या ब्लड के ट्रेसेस नहीं मिले। तो हो सकता है इस गोपी ने किसी दूसरे रस्ते का इस्तेमाल किया हो। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ साहब निराली के साथ जो आदमी रहता था ना उसका नाम रामशरण है। रामशरण कहाँ मिले गए? निराली उसी के साथ रहते थे ना? हाँ साहब। अच्छा हुआ वो मर गई, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, हमें हमारे बेबी बच्चों से दूर कर दिया था उसने। ये तेरे चेहरे पे चोट कैसी है? ये तो साहब हम पूरी तरह से कंगाल हो चुके साहब। हम तो बस अपने बेटे से मदद मांगने के लिए गए थे पर सुधीर ने हमारा ये हाल कर दिया। सुधीर? कौन सुधीर? सुधीर हमारा बेटा कमला नगर में रहता है, वहां उसका आलू पूरी और कचौरी का ठेला है साहब। तूने अपने बाप को पीटा था? हाँ पीटा था। तेरा बाप जिस औरत के साथ रहता था निराली, क्या जानता है उसके बारे में? धंधे वाली के चक्कर में मेरे बाप ने हम सबको छोड़ दिया, बस इतना ही जानते हैं उसके बारे में। और वो तेरी अंजना, उसके बारे में भी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं? वो पैसे के लिए तेरे साथ में थी। क्या बकवास है? ज्यादा गर्मी मत दिखा। समूह एक शरीफ औरत थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जब से उसने जॉब करना शुरू किया था तब से पैसों से भी कोई मदद नहीं ले रही थी, और वैसे भी किसी अपने की मदद करना कोई गुनाह है क्या? अच्छा सर हम सच बोल रहे हैं, कभी ये लोग खामखा शरीफ औरत को बदनाम कर रहे हैं। हाँ सर यही था सर। उठा के लाओ इसे। बोल, अंजना का मर्डर किया ना तूने? हमने कुछ नहीं किया सब। अच्छा ये रस्सी देख रहा? तेरे घर से मिली है ये। अब बताएगा या और खातिरदारी करूं तेरी? बोल।
और मनोज सर कैसा तुम्हारा? तो तुम्हारा डीएनए सैंपल लेना है और स्टूडियो की तलाशी लेनी। गुप्ता अंदर जाओ। अरे तुम यहाँ सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। पिछले बार भी जब हम यहाँ आए थे तुम ठीक से चल नहीं पा रहे थे, बता सकते हो क्यों? वो तो सर हम सीढ़ियों से गिर गए थे ना। फिर तुम्हारे डॉक्टर ने ये क्यों कहा कि तुम्हारे पैर में चाकू या किसी नुकीली चीज से घाव किया गया है? टाके भी लगे हैं। वो चाकू हमें मिल गया है और उस पे लगे खून से तुम्हारे खून को मैच करना है और उसके बाद फिर यहाँ आइए। अच्छा मार डाल, कि सबको भी मार डाल। कोई हक नहीं है, मार डाल, सबको मार डाल, मर जाए सब, कोई हक नहीं जीने का, मार। और कौन था तेरे साथ? सर हम बताते हैं सर हम बताते हैं। हमारा बाप सबके सामने उस धंधे वाली निराली को हमारे घर पर लेकर आता था, हमारी मौजूदगी में। अब तक आप घर के बाहर जो कुछ भी करते आए मैंने सब चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, पर अब बंद कीजिए ये सब। मेरे लिए तो कम से कम बच्चों के बारे में सोचिए। मतलब बहुत बुरा असर पड़ता है इन सबका। मैंने मनोज और ज्योति को अपने मायके भेज दिया है, और वहां कब तक रहेंगे वो? इसे बाहर निकाल दीजिए ना। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? तू बताएगी? ये मेरा घर है, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुझे शर्म नहीं आती मेरा घर बर्बाद करते हुए? निकल जा यहाँ से, बाहर निकल, तेरा खराब आदि कब था? अपने आप को देखा और इसको देख, इसकी खूबसूरती को देख। हमारा बाप हमारी माँ के सामने ही उस कमीनी के साथ खुलेआम। और एक दिन घर के सारे जेवर पैसा सब कुछ लेकर हमारा बाप उस निराली के साथ भाग गया सर। हमारे लिए नफरत उसके लिए दिन ब दिन बढ़ती चली गई थी। सब्र का बंध तब टूटा जब एक दिन सा क्या हुआ? क्या हुआ? रोक ही रही है। क्या हुआ? भैया मेरा पति एक धंधा करने वाली के प्यार में हो चुका है और अपनी सारी कमाई उस पर लुटा देता है। हमें लगता है कि उसको कोई गुप्त रोग भी हो गया है। हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब हम क्या करेंगे भैया? हमारी माँ जिस नरक से गुजरी थी सर, उसी नरक से हमारी बहन भी गुजर रही थी। हमारा खून खौलता था सर। ये सब धंधे करने वाली औरतें सर ये सबके घर बर्बाद कर देती है, लेकिन अब और नहीं। इन सबको हमेशा के लिए सबक सिखाना जरूरी था और हमारे परिवार की तरह दूसरा कोई परिवार बर्बाद ना हो सर। पर हमारा बदला अभी भी अधूरा था और अचानक एक दिन हमारा बाप पैसों की भीख मांगता हुआ हमारे सामने आया। तब जाकर हमें पता लगा उसका और निराली का। फिर निराली को मारकर हमारा बदला पूरा हुआ और हमें सुकून मिला। सिर्फ एक औरत ने तुम्हारा घर बर्बाद किया था और तुमने उसके बदले में इतनी सारी औरतों को मार दिया। किसी की भी जान लेने का तुम लोगों को कोई हक नहीं था। तुम्हारा घर पहले बर्बाद नहीं हुआ था, अब तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ है। और वैसे तुम्हें पता है अंजना का खून किसने और क्यों किया? बोल बोल। साहब हमने सुधीर भैया और मनोज भैया को बात करते हुए सुना था कि कैसे ये दोनों धंधे वालों का कत्ल करते हैं। और फिर एक दिन हमने जब इनका पीछा किया और उसके बाद जब एक के बाद एक खून की खबरें आने लगी, हम समझ गए थे कि ये इन्हीं दोनों का काम है। और तब हमने गुड्डू तुम? नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी वो हम यहाँ से गुजर रहे थे और बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना, तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं।
अगर तुमने इस बारे में कहीं भी मुंह खोला ना तो तुम्हारा मुंह भी इसकी तरफ फोड़ देंगे, समझे? ठीक है? हम अंजना भाभी के खून में इन दोनों को फंसाना चाहते थे ताकि जब ये दोनों जेल चले जाए तब हम इनका टेला अपने नाम करा ले साहब। छोड़ उसको। जिराफ, अब समझ में आया अपनों को खोने का दर्द क्या होता है? इतनी सारी मासूम औरतों की जान ले ली तुम लोगों ने, वो भी किसी परिवार का हिस्सा थी, भले पत्नी न सही किसी की माएं थी, और उन्हें मारकर उनके बच्चों से अलग कर दिया तुम लोगों ने, सिर्फ अपने लालच और अपने बदले की आग को शांत करने के लिए। तुम जैसे दरिंदों की जगह जेल में है, सारी जिंदगी सड़ो जेल में। गुड्डू को अंजना को मारने के इल्जाम में सजा मिली और मनोज और सुधीर दोनों को 5 औरतों को मारने के इल्जाम में सजा मिली और शायद उन्हें आगे फांसी की सजा भी मिलेगी। किसने सोचा था कि बचपन में हुए अन्याय के कारण ये 2 लड़के बड़े होके समझदार होके भी इतनी क्रूरता दिखाएंगे। माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के कोमल मन को नजाकत के साथ वो संभालें, जिंदगी के बड़े बड़े बदलावों के लिए वो उन्हें तैयार करें। अगर आपको अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है तो जरूरी है कि पहले खुद अच्छे इंसान बने, अपने आचरण को ठीक करें, क्योंकि बच्चों के लिए पहली प्रेरणा उनके माँ बाप होते हैं। ये माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को ऐसा माहौल दे जहाँ बच्चे सुरक्षित महसूस करें, और फिर यही सुरक्षित माहौल वो बच्चे बड़े होकर औरों को देंगे। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।